दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शुक्रवार 18 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में रहने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, अच्छी खबर यह है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हुआ है तो वे अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जी इसके लिए बिहार में विशेष अभियान चलाया जाएगा। खबर के मुताबिक जिन युवाओं की उम्र जनवरी 2021 तक 18 साल हो रहा है वो युवा अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकते हैं। जी हाँ, बिहार में मतदाता सूची के पूर्ण निरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत जो लोग इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा तथा नए लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। जी आपको बता दें कि 27 दिसंबर 2020 और 10 जनवरी 2021 को निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 1 जनवरी 2021 को 18 साल पूरा करने वाले युवा वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं लिया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते इस स्कीम की डेडलाइन को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। जी हां, इस स्कीम के तहत सरकार घर खरीदने वालों को भारी छूट का फायदा देती है। इसमें ब्याज के रूप में ग्राहकों को लाखों रुपए का फायदा मिलता है। अगर आप भी इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आसानी से घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, सरकार की ओर से इस स्कीम के लिए 4 तरह की कैटेगरी तैयार की गई है। सीमांचल के इलाके में पाए जाने वाले देसी धान के संरक्षण को लेकर सर्वे करा रही है। जी हां, डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज के वैज्ञानिक डॉक्टर समीर और डॉक्टर महेश के साथ मिलकर सर्वे करा रही है। जी हां, अररिया और किशनगंज जिले में इनका सर्वे किया जाना है। इनमें इस इलाके में उपजाए जाने वाले देसी धान की प्रजातियों को ढूंढा जा रहा है। अब तक किशनगंज देसी बासमती, जसुआ मंसूरी, जी हां, बिरन फूल, साध सरना, कुकुड़ झाली काला, नैना फूल पकड़ी काला, बुधनी देसी मंसूरी, सफेद सुंदरी, चनाचूर कैमा समेत 18 प्रजाति के धान की उपलब्धता हो पाई है। जी हां, किशनगंज के बाद अररिया जिले में यह सर्वे किया जाएगा। वैज्ञानिक के अनुसार जिन किसानों के पास देसी धान पाया जाता है उनके नाम से ही नेशनल जीन बैंक में इसे संरक्षित किया जाता है। जी हां, नई पीढ़ियों के किसानों द्वारा देसी धान की प्रजातियों का संरक्षण नहीं किए जाने पर वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अररिया किशनगंज के किसान अब देसी प्रजातियों के धान की खेती लगभग छोड़ चुकी है। बाजार में उपलब्धता बीज पर निर्भर है। धान की 19 प्रजातियां विलुप्त हो गई है। जी हां, सर्वे के किसानों से चर्चा में यह स्पष्ट हुआ है कि धान की 19 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है या फिर होने की कगार पर है। गरीबों का एटीएम कहा जाने वाला बकरी अब आम लोगों के लिए भी रोजगार का बढ़िया जरिया बन रहा है। जी हां, सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान के कारण इस रोजगार के प्रति युवाओं का आकर्षण भी बढ़ रहा है। जी हां, गंगा, कोसी और महानंदा से घिरे इस जिले में बकरी के लिए उपयुक्त चारा भी सहज उपलब्ध रहने के कारण इसके पालने में अधिक समस्या भी नहीं हो रही है। इसके अलावा सुलभ बाजार भी उपलब्ध रहने से यह रोजगार ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। जी हां, समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत बकरी और भेड़ पालन के लिए सरकार अनुदान दे रही है। जी हां, 100 बकरी 5 बकरा के पालन के लिए कुल खर्च 10 लाख आंकी गई है। इस पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इसी तरीके से 40 बकरी 2 बकरा पर 5 लाख, 20 बकरी 1 बकरा पर 4 लाख, 10 बकरी 1 बकरा पर 2 लाख खर्च निर्धारित है। सामान्य वर्ग के लिए इस योजना में 50% अनुदान तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 60% अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है। बकरी पालन को लेकर प्रशिक्षण प्राप्त और 100 लगन वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। अलग अलग योजनाओं के लिए विभाग द्वारा निर्धारित वर्ग फीट जमीन होना जरूरी है। यह योजना के लाभ के लिए आवेदक को आवेदन के साथ लगान रसीद, एलपीजी लीज एकरारनामा, एक नजरी नक्शा, पासबुक का फोटो कॉपी देना अनिवार्य होता है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने 42 करोड़ ग्राहकों को सावधान किया है। जहां देश भर में बैंकिंग फ्रॉड के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जी हां, अपनी सभी जानकारी को सिर्फ अपने तक ही रखें। जी हां, बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा अगर किसी के साथ इस तरीके का फ्रॉड होता है तो वे साइबर क्राइम में रिपोर्ट करा सकते हैं। जी हां, एसबीआई ने अपने ट्वीट में लिखा है कि किसी को भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर करने से पहले 2 बार जरूर सोच लें।
पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जी हां, बंगाल चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल यानी कि टीएमसी और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी आमने सामने है। भाजपा ने बंगाल चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच बंगाल चुनाव को लेकर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी भी ताल ठोक दिया है। जदयू भी पश्चिम बंगाल की चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में जुट गई है और पार्टी ने दावा किया है कि बंगाल की 75 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जदयू तैयार है। जी हां, जदयू के बंगाल प्रभारी विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने चुनाव लड़ने की बात कहते हुए कहा है कि वे लगातार बंगाल इकाई से संपर्क में हैं। जेडीयू की बंगाल इकाई 75 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। जहां पार्टी बंगाल चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है। हमारी पार्टी 75 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार की सड़कों पर ट्रक चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जी मिली जानकारी के अनुसार 14 चक्का या फिर उससे अधिक के ट्रकों से बालू या फिर गिट्टी की ढुलाई नहीं की जाएगी। जी हां, ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। खबर के मुताबिक नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि ओवरलोडिंग करने वाले ट्रकों पर भी सख्ती बरती जाएगी। इसको लेकर सूचना सभी परिवहन अधिकारी को भेज दिया जाएगा। जी हां, बिहार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि भारी मालवाहक वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग रोकने एवं उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए 14 चक्का एवं 14 चक्के से अधिक यानी कि डंपर ट्रक सहित वाहनों को बालू एवं गिट्टी के परिवहन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी आपको बता दें कि इन वाहनों से सड़क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इससे राज्य की सड़कें सबसे ज्यादा खराब होती है। जी हां, इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसका पालन सभी ट्रक मालिकों को करना अनिवार्य होगा। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए राज्य में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। जी हां, खबर के मुताबिक बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हां, इससे मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा बेहतर होगी और यहाँ पढ़ाई करने वाले छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। मिली जानकारी के अनुसार इस मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों को जोड़ा जाएगा। इसको लेकर बहुत जल्द कोई सूचना जारी किया जा सकता है ताकि लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि फिलहाल नीतीश कैबिनेट की हुई दूसरी बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि राज्य में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक साल बाद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड गणतंत्र दिवस पर मस्जिद की आधारशिला रखने पर विचार कर रहा है। जी हां, अयोध्या के धनीपुर गांव में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में औपचारिक घोषणा करने के लिए बोर्ड के 19 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की उम्मीद है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट के सदस्य 26 जनवरी को शिलान्यास समारोह आयोजन करने के इच्छुक हैं, क्योंकि इस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार नई मस्जिद की संरचना बाबरी मस्जिद से बड़ी होगी, लेकिन पहले वाले बाबरी मस्जिद की तरह डिजाइन नहीं होगी। यानी कि पहले वाले बाबरी मस्जिद की तरह आपको नहीं दिखेगा नया बाबरी मस्जिद। जी हां, 19 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संरचना के खाका दिखाया जाएगा, जिसे ट्रस्ट के मुख्य वास्तविकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। परियोजना में 2000 से अधिक लोगों के लिए परिसर में नमाज के लिए जगह होगी। साथ ही 19 दिसंबर को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं के लिए लेआउट का भी निवारण करेगा। जी हां, संरचना के डिजाइन जगह की ऐतिहासिक महत्व के अनुसार होंगे। इसमें 300 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा और पैगंबर द्वारा सिखाए गए मूल्यों के आधार पर लोगों को सेवाएं प्रदान की जाएगी। जी हां, परिसर में एक नर्सिंग हाउस और पैरामेडिक्स कॉलेज भी होगा। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ट्रस्ट के सदस्य केंद्र की स्थापना के लिए कॉर्पोरेट फंडिंग की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार की सरकार को चलाने के लिए नीतीश सरकार को अब बीजेपी की कार्यशैली समझनी होगी। जी हां, नीतीश ने मंगलवार को कहा था कि बीजेपी के कारण मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान आया है। दरअसल 1 महीने पहले जब बिहार में नई सरकार का गठन हुआ था तो सिर्फ 14 मंत्रियों ने ही शपथ लिया था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच तो यह तय हो गया था कि नवंबर महीने के ही आखिर में मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार कर लिया जाए। इस बीच जेडीयू के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, यानी कि सिर्फ 13 मंत्रियों के सहारे बिहार सरकार चल रही है। जी हां, यानी कि बिहार में सिर्फ अभी मौजूद 13 मंत्री हैं और जबकि यहां 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। आलम यह है कि एक मंत्री को 5-5 विभाग देना पड़ा है। जी हां, दरअसल जब मीडिया ने नीतीश कुमार से पूछा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी से बात नहीं हो पाई है। नीतीश ने इशारों में ही यह बात कह दिया था कि बीजेपी के कारण मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जी हां, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार को
जवाब दिया है। जी हां, संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है, बीजेपी अपने तरीके से काम करती है। वैसा उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी जेडीयू से बात करके मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला कर लेगी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला अब कब तक हो जाएगा यह बताने को संजय जायसवाल तैयार नहीं हुए। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी की एक मांग ने बिहार की सियासत को फिर से गर्मा दिया है। जी हां, दरअसल इस बार बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार से एक मांग की है। जी हां, गुरुवार को जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए शराबबंदी के मामले में जेल में बंद लोगों को छोड़ने की बात कही है। जी हां, मांझी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जेल में बंद लोग गरीब हैं, जो छोटी गलतियों से जेल में हैं, ऐसे में उन्हें जेल से छोड़ देना चाहिए। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी के लिए नीतीश कुमार की सख्ती को धन्यवाद दिया है, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया है कि गरीब जो भी शराबबंदी कानून के तहत छोटी गलती के लिए पिछले 3 महीनों से जेल में बंद हैं, उनकी जमानत की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उसको रिहा कर दिया जाए। बिहार के समस्तीपुर जिले में गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलाने वाले किसान को बड़ी राहत मिली है। जी हां, खबर वायरल होने के बाद पुणे की एक कंपनी के प्रतिनिधि ने किसान के मोबाइल फोन पर वसुधा केंद्र के जरिए सब्जी खरीदने का वादा किया है। जी हां, वही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मदद से किसान को दिल्ली में भी खरीदार मिल गए हैं। समस्तीपुर के मुक्तापुर के किसान ओम प्रकाश यादव से बातचीत करके कहा है कि कंपनी उनके साथ साथ दूसरे किसानों से भी सब्जी खरीदेगी। जी हां, किसान ओम प्रकाश यादव को कंपनी ने प्रतिदिन 50 क्विंटल सब्जी पर लाद कर भेजने को कहा है। किसानों को सब्जी की कीमत भी वसुधा केंद्र के जरिए मिलेगी। वहीं किसान के ट्रैक्टर चलाने की खबर वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी मदद के लिए सामने आए हैं और उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कल मीडिया के द्वारा मुझे खबर मिली थी कि बिहार के समस्तीपुर के मुक्तापुर गांव के किसान ओम प्रकाश यादव अपने खेत में उगाई गोभी की फसल को स्थानीय हाट बाजार में मात्र 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से भाव मिल रहा था। निराश होकर उन्होंने अपने खेत के कुछ हिस्सों पर ट्रैक्टर चलवा कर फसल को नष्ट कर दिया। खगड़िया जिले में 20,000 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य था, परंतु इस वर्ष यानी कि इस साल मात्र 16,889 हेक्टेयर में खेती हुई है। जहां इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है। बीते वर्ष 45,000 मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ था, जो घटकर 25,200 मीट्रिक टन हो गया है। धान की फसल को बाढ़ से भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जो कम उत्पादन का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। कृषि कानून को लेकर जारी किसानों के आंदोलन पर यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के आंदोलन के पीछे सीए और एनआरसी के आंदोलन में लगी ताकतें ही षड्यंत्र कर रही है। जहां प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि किसान आंदोलन के पीछे नक्सलवादी, कम्युनिस्ट और माओवादी शक्तियां लगी हुई है, जो किसानों में भ्रम फैलाकर उन्हें गुमराह कर रही है। जहां नक्सलवादी, कम्युनिस्ट और माओवादी शक्तियां हमेशा देश के खिलाफ रहती है और इन आंदोलन के पीछे भी उसी की साजिश है। दोस्तों, क्या भारतीय रेलवे पर सरकार ने प्राइवेट कंपनी का ठप्पा लगा दिया है? क्या सच में भारतीय रेलवे अब प्राइवेट हाथों में चली गई है? जी हां, आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इसमें दिखाया जा रहा है कि रेलवे विभाग ने ट्रेन पर प्राइवेट कंपनी का ठप्पा लगा दिया है। जब पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वीडियो को देखा तो इसकी सच्चाई के बारे में पता लगाया। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर इसका सच है क्या। जी हां, दरअसल ये एक वीडियो है जिसमें ट्रेन के इंजन को फोकस करके दिखाया गया है, जिस पर अडानी वेलमार्ट दिखाया गया है। बस इसी को आधार बनाकर यह मैसेज तैयार किया गया है। जी हां, फेसबुक पर इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय रेल पर एक निजी कंपनी का ठप्पा लगवा दिया है। पीआईबी ने फैक्ट चेक पर लिखा है कि फेसबुक पर वायरल हो रहा है ये वीडियो पूरी तरीके से भाड़मक है, फर्जी है, गलत है। यह केवल एक विज्ञापन है। जी हां, यानी कि एक प्रचार है जिसका उद्देश्य केवल गैर किराया राजस्व को बेहतर बनाना है। बिहार में प्राइवेट और सरकारी स्कूल फिलहाल नहीं खोलने जा रहे हैं। जी हां, अभी स्कूल नहीं खोलेंगे बिहार में। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने प्राइवेट स्कूल संचालकों की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि स्कूल खोले जाना चाहिए। जी हां, शिक्षा मंत्री उन स्कूलों पर भी बरसे जो सरकार से मुआवजा की मांग कर रहे हैं। जी हां, शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना का नेचर बदल रहा है। अभी दिल्ली में पहले कोरोना संक्रमण कुछ कम हुआ है और फिर उसके मामले तेजी से बढ़ गए। अगर ऐसे में सरकार स्कूलों में बच्चों को आने का इजाजत दे दे और कुछ हुआ तो फिर सरकार ही जिम्मेवार मानी जाएगी। सरकार बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, लिहाजा अभी स्कूल को खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
दोस्तों, बिहार में जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है उसको घर बनाने के लिए बिहार सरकार जमीन देगी। जी हां, बिहार सरकार उसको घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन फ्री में मुहैया करा रही है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अब तक 70% भूमिहीनों को जमीन दे दी गई है। जी, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुताबिक 67,809 परिवारों को 5 डिसमिल रहने के योग्य जमीन दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुताबिक बिहार में अब 16,356 परिवारों को ही घर बनाने के लिए सरकार जमीन देगी। बिहार सरकार के नए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय कुमार ने शपथ ग्रहण के ठीक बाद ही कहा था कि ऑपरेशन बसरा के तहत सरकार भूमिहीन को घर बनाने के लिए 3 से 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराएगी। पर यह योजना कागजात पर तो दिखती है लेकिन धरातल पर नहीं दिखती है। पूर्णिया जिला में एक पूर्व सैनिक के घर भीषण डकैती की घटना सामने आई है। जी हां, डकैतों ने यहां से 3.5 लाख नकदी सहित करीब 20 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया है। घटना के बाद अब परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद देर रात ही पुलिस मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। घटना पूर्णिया जिला के मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुखनगढ़ शीतला मंदिर की है, जहां बीती रात करीब 1 से 2 बजे के दरमियान 5 हथियारबंद अपराधी पूर्व सैनिक मनोज सिंह के घर में मुख्य द्वार तोड़कर प्रवेश किया और हथियार के बल पर नकदी सहित 20 लाख से ऊपर की संपत्ति उड़ा ले गई। दोस्तों, बिहार सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने का जितना भी दावा कर ले, लेकिन मोतिहारी सदर अस्पताल सरकारी स्वास्थ्य विभाग के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। जी हां, कड़ाके के ठंड से जहां आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों को ना डॉक्टर देखने आते हैं और न ही बेड पर चादर और ओढ़ने के लिए कंबल ही नसीब होता है। मरीज अस्पताल में भले ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सुनकर पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से मरीज ऊपर वाला के भरोसे रहते हैं। जी हां, मोतिहारी शहर के सदर अस्पताल जो गरीब के लिए एक उम्मीद है, जिला प्रशासन और सदर अस्पताल प्रशासन इसकी व्यवस्था को लेकर खूब अपना पीठ थपथपा रही है। वहीं ठंड की रात को सदर अस्पताल की पड़ताल की गई तो वास्तविकता जो देखने को मिली वह जिला प्रशासन और सदर अस्पताल प्रशासन के दावे पोल खोलने के लिए काफी है। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। अगले 2-3 महीने में कोरोना वैक्सीन आने की खबर के साथ धीमी होती कोरोना की रफ्तार ने लोगों को राहत जरूर दी है, लेकिन कोरोना संक्रमण का संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 24,010 नए मामले सामने आए हैं। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या हो गया है 99,56,000। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 94,89,740 लोग रिकवर हो चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,22,366 एक्टिव मरीज हैं, जिसका इलाज अभी अस्पतालों में चल रहा है। दोस्तों, सर्द मौसम का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कोहरे के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है। कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी का असर उड़ान पर भी पड़ रहा है। जी हां, इसके साथ ही सामान्य यातायात में भी दिक्कतें आ रही है। इस बीच कुछ रेलगाड़ियों को आंशिक और कुछ को पूरी तरीके से रद्द करने का फैसला किया गया है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार कोहरे को देखते हुए कुछ ट्रेनों को आंशिक रद्द किया जा रहा है। व्हाट्सएप ने भारत में डिजिटल पेमेंट सर्विस की शुरुआत कर दी है। व्हाट्सएप ने इसके लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। अब इन चारों बैंकों के करोड़ों ग्राहक व्हाट्सएप की मदद से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। वहीं कंपनी ने फेसबुक फ्यूल फॉर इंडिया 2020 के दौरान बताया कि जल्द ही यूजर्स व्हाट्सएप के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीद सकेगी। व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस 16 दिसंबर 2020 से भारतीय यूजर्स के लिए शुरू कर दी गई है। देश भर के 2 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस ने कहा है कि इस साल के अंत तक SBI की किफायती स्वास्थ्य बीमा को मैसेजिंग ऐप के जरिए खरीदा जा सकेगा। जी हां, बोस ने कहा है कि व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस के लिए कंपनी को नवंबर 2020 में ही नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है। जी हां, कंपनी ने अपना पेमेंट फ्यूचर UPI सिस्टम के आधार पर डिजाइन किया है। जेईई मेन परीक्षा को लेकर असमंजस्य की स्थिति खत्म हो चुका है। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बकायदा ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। जी हां, जेईई मेन परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री 16 दिसंबर से शुरू हो गया है। इस संबंध में NTA ने जेईई मेन परीक्षा 2021 का आधिकारिक नोटिफिकेशन वेबसाइट jei.nta.nic.in पर भी जारी किया है। फरवरी माह में 23, 24, 25, 26 तारीख तक परीक्षाएं होगी। इसी प्रकार मार्च महीने में 15, 16, 17, 18
मार्च 2021 को परीक्षाएं होगी। अप्रैल में 27, 28, 29 और 30 अप्रैल को तथा मई में 24, 25, 26, 27, 28 तारीख को परीक्षा होगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। जी शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ते ही इस बात की हलचल तेज हो गई है कि वे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने पर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी ममता बनर्जी ने कहा है कि जो लोग 2021 में राज्य चुनाव से पहले पार्टी छोड़ रहे हैं वे जानते हैं कि उन्हें आगामी चुनाव में टिकट नहीं मिलने वाला और इसलिए वे जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी पार्टी की नींव एक बरगद के पेड़ की जितना मजबूत है। एक दो लोगों से जाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय सेना जल्द ही बिहार में बड़े स्तर पर सेना भर्ती रैली करने जा रही है। इनके द्वारा बड़ी संख्या में युवाओं को भारतीय थल सेना में शामिल करने का मौका मिलेगा। जी हां, सेना भर्ती रैली संभावित तौर पर मुजफ्फरपुर और दानापुर में की जा सकती है। इनमें आसपास के कई जिलों के युवाओं को मौका मिलेगा। सेना की ओर से इस संबंध में 4 अधिसूचना जारी की गई है। जी हां, अधिसूचना के अनुसार भारतीय सेना के विभिन्न विभागों और पदों के लिए होगी। जी हां, इनमें सिपाही क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, सिपाही टेक्निकल, सिपाही टेक, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। बिहार में नौकरी करने वाले नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार राज्य में नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षकों से योग्यता प्रमाण पत्र मांग रही है। खबर के मुताबिक बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पंचायती राज संस्थान के तहत प्राथमिक मध्य विद्यालय में नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ कहा गया है कि 23 दिसंबर 2020 तक हर हाल में विभाग को शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र मिल जाना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत राज संस्थान के तहत प्राथमिक मध्य विद्यालयों में बहुत से नियोजित शिक्षक फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार अभी तक इन शिक्षकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, न ही इनके योग्यता प्रमाण पत्र की जांच की गई है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार शिक्षा विभाग की नींद खुली है और वह नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को निगरानी विभाग को उपलब्ध कराने तथा उनकी जांच करने के आदेश दिए हैं ताकि फर्जी शिक्षकों को हटाया जा सके। कोरोना महामारी के इस दौर में बहुत से बच्चों की पढ़ाई लिखाई खराब हो गई है। जी हां, कोरोना के कारण देश भर में काफी बच्चे पढ़ाई छोड़ दिए हैं तथा पैसों के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इन सभी बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी आदेश दिया है कि कोरोना महामारी के चलते बाल संरक्षण गृहों में रह रहे बच्चों की पढ़ाई के लिए 2000 रुपए प्रति माह दिया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें, स्टेशनरी और सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जा सके। आपको बता दें कि जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने बाल संरक्षण गृह में रह रहे बच्चों के कल्याण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही है। डीजीपी से लेकर बिहार के सभी पुलिस वाले एक बार फिर से शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। जी हां, शराबबंदी कानून को मजबूत करने के लिए 21 दिसंबर को आजीवन शराब नहीं सेवन करने की कसम खाएंगे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था को लेकर जारी समीक्षा बैठक के दौरान इसे लेकर आदेश दिया था कि जिसके बाद बिहार के डीजीपी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 21 दिसंबर को सभी पुलिस वाले को एक बार फिर से शराब नहीं पीने की शपथ लेनी होगी। डीजीपी ने इसको लेकर एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार के सभी पुलिसकर्मी 21 दिसंबर को शराब नहीं पीने की शपथ लें। 21 दिसंबर को पूरे बिहार के पुलिसकर्मी दिन के 11 बजे अपने दफ्तर में शराब नहीं पीने, शराब के कारोबार में शामिल नहीं होने की शपथ लेंगे। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। जी हां, लापरवाही के आरोप में कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। इसमें 3 दारोगा और 1 जमादार को काम में लापरवाही करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। दारोगा और जमादार के अलावा 19 अन्य पुलिसकर्मियों के ऊपर भी काम में लापरवाही को लेकर विभागीय कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई मुजफ्फरपुर एसएसपी ने की है। आपको बता दें कि इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी। चेतावनी के बाद भी इनकी आदतों में सुधार नहीं हो रहा था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू के 100 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। जी हां, संस्थान की ओर से जारी बयान के मुताबिक 22 दिसंबर को इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी भाग लेंगे। एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कहा है कि एएमयू समुदाय विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री का आभारी है। जी हां, उन्होंने कहा है कि इस ऐतिहासिक
ऐतिहासिक वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय का और अधिक विकास होगा, जिससे छात्रों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में नियुक्ति में मदद मिलेगी। प्रोफेसर मंसूर ने विश्वविद्यालय के समुदाय कर्मचारियों, सदस्यों, छात्रों और पूर्व छात्रों से आगामी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि शताब्दी समारोह में सभी लोग राजनीति से ऊपर उठकर शामिल हो। दोस्तों, बिहार में जमीन खरीदने से पहले उसके असली मालिक के बारे में सही तरीके से जानना बेहद ही जरूरी होता है। जी हाँ, क्योंकि ऐसी स्थिति में धोखाधड़ी के मामले बहुत ही ज्यादा सामने आ रहे हैं। बिहार में ज्यादातर इस तरीके से मामले सामने आते हैं जिसमें जमीन खरीदने को लेकर लोग काफी धोखा खा लेते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे प्रोसेस के बारे में बताएंगे जिसे यदि आप अपनाते हैं यानी कि फॉलो करते हैं तो आप भी जमीन के असली मालिक के बारे में जान सकेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। इसके लिए आपको सबसे पहले रेवेन्यू विभाग के वेबसाइट पर जाकर नकल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जी हां, इसके लिए आप www.irc.bis.nic.in पर विजिट करके सब कुछ जान सकेंगे। वेबसाइट पर विजिट करने के बाद जिला का नाम, तहसील, गांव के नाम के साथ खसरा नंबर इत्यादि फिल अप करके सबमिट कर दें। जी हां, सब कुछ सही तरीके से भरने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो फिर आपको स्क्रीनशॉट पर जमीन के असली मालिक के बारे में सभी डिटेल्स आएगी। जी हां, जिससे आप डाउनलोड या फिर प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी करीब 15 माह का समय बचा हुआ है, लेकिन प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के सियासी दल यहां की राजनीति में अपने भविष्य की संभावनाओं पर सक्रिय हो गए हैं। जहां आम आदमी पार्टी के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने भी ताल ठोकने का मन बना लिया है। जहां MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को राजधानी लखनऊ में थे। इस दौरान उन्होंने सहूलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। दोनों के मिलने के बाद यूपी का सियासी पारा चढ़ गया। ऐसा अंदेशा लगा जा रहा है कि उनके यहां चुनाव लड़ने से मुस्लिमों का बड़ा खेमा समाजवादी पार्टी से छिटक कर ओबीसी के पाले में जा सकता है। इससे समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होगी। जी हां, राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ओबीसी के यूपी में चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी को हर पार्टियों की तुलना में मुस्लिम मतदाताओं का करीब 50 से 60% वोट मिलता रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जातीय समीकरण के साथ मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। जहां चाहे कांग्रेस हो या फिर बसपा, अब आम आदमी पार्टी भी मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए बीजेपी पर हमला करते हैं। जहां अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो फिर सीधे नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी को अपना मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए राजनीति पर बदलाव करना होगा। बीजेपी को बस थोड़ा बहुत राजभर वोटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन ओबीसी की मौजूदगी से विपक्ष के वोटों में बिखराव से उसकी भरपाई हो जाएगी। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर मांग की है कि या तो शराबबंदी कानून में संशोधन लाया जाए या फिर इसे वापस लिया जाए। जी हां, शराबबंदी को नीतीश कुमार की एक अच्छी पहल बताते हुए अजीत शर्मा ने कहा है कि इसके पीछे सोच सही थी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इसकी सराहना की थी, लेकिन इसका कार्य सही नहीं है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से जुड़े कड़े कानून के बाद भी बिहार में शराब का व्यापार और तस्करी फल फूल रही है। वर्तमान में माफिया ज्यादा कीमत लेकर उपभोक्ताओं को शराब की होम डिलीवरी करने की पेशकश कर रहे हैं। कार्य सही तरीके से ना होने की वजह से पुलिस और आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है और बेरोजगारी की वजह से युवा अवैध कारोबार में आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि शराबबंदी के बाद बिहार सरकार को भी हर साल करोड़ों रुपए की टैक्स का नुकसान हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की सहयोगी बने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों एक्शन मोड में हैं। जहां पहले मुख्यमंत्री से शराबबंदी कानून के तहत छोटे मोटे जुर्म में जेल में बंद लोगों को जमानत दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की, तो अब कोरोना के नियमों का पालन करते हुए बिहार में सभी सरकारी स्कूलों को फिर से खोलने की गुजारिश की। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते पिछले 9 महीने से बंद स्कूलों को फिर से खोलने की मांग तेज हो गई है। जहां अब स्कूल संगठनों की इस मांग में हम पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी साथ मिल गए हैं। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मांग की है कि जनहित में बिहार के सभी सरकारी स्कूलों को फिर से खोला जाए। मांझी ने ट्वीट करके कहा है कि स्कूलों के बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान बिहार के गरीब छात्रों को हो रहा है, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जी हां, अंत में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए बिहार के सभी सरकारी स्कूलों को फिर से खोल दिया जाए।
बिहार में शासन और प्रशासन में पारदर्शिता लाने और फिर उसे भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए अधिकारियों से लेकर मंत्रियों और यहां तक कि मुख्यमंत्री द्वारा भी सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति की घोषणा परंपरा रही है, जो ये पहले से चलते आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने अपने सभी आईपीएस अधिकारियों को संपूर्ण अचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जी हां, गृह विभाग की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार बिहार के सभी आईपीएस अधिकारियों को 2020 की संपत्ति का विवरण 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 के बीच विहित प्रपत्र के उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जी हां, यह प्रपत्र गृह विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।